इंसान के दिमाग में जब गलत विचार आना शुरू हो जाता है तो फिर वो अपने काम को अंजाम देने से पहले एक षड्यंत्र जरूर बनाता है और अपने षड्यंत्र के तहत ये भरपूर कोशिश करता है कि अपने काम को अंजाम भी दे दे और कभी पकड़ा भी ना जाए। पर शायद वो भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है एक न एक दिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है जब पुलिस 1 महीने बाद इस केस का खुलासा करती है। असलियत जब लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में हर कोई चौंक सा जाता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। पश्चिमी दिल्ली का एक इलाका पड़ता है पंजाबी बाग और इसी पंजाबी बाग का एक गांव आता है मादीपुर और इसी मादीपुर गांव का रहने वाला महताब खान। महताब जिसकी उम्र है लगभग 28 साल, जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। बात कर रहा हूँ मैं 3 अगस्त की रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास। दरअसल महताब रात्रि के 9 से 10 बजे के आसपास तक अपने घर चला आता था, लेकिन 9 बजे तक जब अपने घर पे वापस नहीं आता है तो महताब का बड़ा भाई हेमराज उसके नंबर पे फ़ोन करता है। पर अब महताब का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। हेमराज पूरी रात अपने भाई के नंबर पे फ़ोन करता है, मोबाइल तो कभी ऑन नहीं होता है, पर सुबह तक महताब घर भी वापस नहीं आता है। अगली सुबह तक भी जब महताब अपने घर पे वापस नहीं आता है, हेमराज पास के ही मादीपुर थाने में जाता है और अपने भाई का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है उसके बाद से पुलिस भी महताब की हर जगहों पर तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी महताब का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। दरअसल उसके बाद से पुलिस भी महताब को ढूंढना बंद कर देती है और लगभग धीरे धीरे 1 महीने का समय गुजर जाता है। जैसे ही 1 महीने का समय गुजर जाता है, जब महताब का कुछ पता नहीं चलता है, 13 सितंबर को हेमराज पंजाबी बाग के एसीपी हरचनर शर्मा से जाकर मुलाकात करता है और अपने भाई की पूरी कहानी बताता है। साथ ही साथ मादीपुर थाने की भी शिकायत करता है। कहता है कि वहाँ की पुलिस सही तरीके से अपना काम ही नहीं कर रही है। हेमराज जब अपने भाई की पूरी कहानी एसीपी से बताता है, तब जाकर के एसीपी हरचरण वर्मा पंजाबी बाग थाने में ऑर्डर देते हैं कि अब महताब का अपहरण का केस दर्ज किया जाए। पंजाबी बाग में जैसे ही महताब का अपहरण का मामला दर्ज हो जाता है, उसके बाद से पुलिस अब महताब के बारे में पता लगाने के लिए सबसे पहले उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। पुलिस जब कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि महताब जिस दिन गायब हुआ था उस दिन एक ही नंबर पर कई बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी तौहीर खान के नाम पर रजिस्टर्ड है। तौहीर जो बिहार प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस जब तौहीर के लगाए उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता करती है तो मालूम चलता है कि जो नंबर जिस तौहीर खान के नाम पर लिया गया था, दरअसल वो डॉक्यूमेंट फर्जी था। पुलिस जब हेमराज से तौहीर खान के बारे में पूछताछ करती है तो हेमराज पुलिस वालों से कहता है कि साहब मैं किसी तौहीर खान को नहीं जानता हूँ। लेकिन पुलिस भी अपने जिद से पीछे नहीं हटती है। दरअसल जो वो नंबर तौहीर खान के नाम पर लिया गया था, वो नंबर 3 महीने पहले ही एक्टिवेट हुआ था। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश करती है कि जो वो नंबर जिस मोबाइल में चल रहा था, दरअसल 3 महीने पहले उस मोबाइल में कौन सा नंबर चल रहा था। पुलिस जब इस तरीके से कोशिश करना शुरू करती है तो आखिरकार पुलिस को वो नंबर मिल जाता है। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी आसिफ खान के नाम पर रजिस्टर्ड है। आसिफ खान जो वजीराबाद गांव का रहने वाला है। पुलिस अब आसिफ के पास जाने से पहले हेमराज को थाने में बुलाती है और सबसे पहले हेमराज से आसिफ खान के बारे में पूछताछ करती है कि क्या तुम वजीराबाद के रहने वाला किसी आसिफ खान को जानते हो। पुलिस जैसे ही हेमराज के सामने आसिफ खान का नाम लेती है, आसिफ का नाम सुन करके हेमराज भी एकदम से चौंक जाता है। हेमराज पुलिस वालों से कहता है कि साहब आसिफ मेरा चचेरा भाई है। पुलिस हेमराज से पूछती है कि क्या महताब का आसिफ के साथ कोई दुश्मनी था। इस पे हेमराज पुलिस को एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनने के बाद पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि शायद आसिफ महताब के बारे में ज़रूर कुछ न कुछ जानता होगा। इसीलिए पुलिस 13 सितंबर को ही अपने टीम के साथ वजीराबाद गांव आसिफ के घर पर पहुंच जाती है, जहां से पुलिस आसिफ को अपने कस्टडी में लेकर थाने में आ जाती है और फिर आसिफ से महताब के बारे में पूछताछ करती है। पहले तो आसिफ इधर उधर की बात करता है, लेकिन पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार आसिफ अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है।
आसिफ पुलिस वालों से कहता है कि साहब 1 महीने पहले ही महताब की हत्या कर दी गई है। लेकिन आसिफ जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी चौंक जाती है कि क्या कोई इंसान अपने काम को अंजाम देने के लिए इस हद तक षड्यंत्र बना सकता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से लगभग ठीक 3 साल पहले, जब आसिफ अपने परिवार के साथ मादीपुर गांव में ही रहता है। इधर महताब की एक भतीजी है जिसका नाम है मुमताज़। मुमताज़ का रईस खान के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और ये रईस खान कोई और नहीं बल्कि आसिफ का ही भतीजा है। रईस और मुमताज़ के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, एक दिन दोनों ही अपने घर परिवार वालों को बिना कुछ बताए घर छोड़कर के फरार हो जाते हैं और फिर दोनों निकाह कर लेते हैं। इस बात की जानकारी जब महताब को मालूम चलता है, वो सीधे आसिफ के घर पर पहुंच जाता है और फिर रईस के बारे में पूछताछ करता है। दोनों के बीच में जब बातचीत शुरू होती है, गहमा गहमी इस प्रकार से बढ़ जाती है कि महताब गली में आसिफ को घसीट घसीट करके पीटना शुरू कर देता है, जिस वजह से आसिफ को अपने गली में काफ़ी बेइज्जती हो जाती है। आसिफ उस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और आखिरकार 15-20 दिनों के बाद मादीपुर गांव का अपना मकान बेच देता है और फिर वजीराबाद गांव में चला जाता है और वहां पे अपना मकान खरीद कर अपने परिवार के साथ रहने लगता है और फिर वहीं पे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर देता है। इसी काम के दौरान आसिफ की मुलाकात उसी के पड़ोस का रहने वाला जाहिद से होती है। उसके बाद से आसिफ और जाहिद के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। जाहिद का ही एक दोस्त है शाहरुख, जो शास्त्री पार्क का रहने वाला है। दरअसल आसिफ का जाहिद के थ्रू ही शाहरुख से भी दोस्ती हो जाती है। जब तीनों को एक दूसरे से दोस्ती हो जाती है, तीनों एक साथ उठना बैठना शुरू कर देते हैं। कुछ महीने का समय तो गुजर जाता है, लेकिन आसिफ अपनी बेइज्जती को कभी भूल ही नहीं पाता है। इसलिए आसिफ एक दिन अपने दोनों दोस्तों से कहता है कि दरअसल मादीपुर का रहने वाला एक मेरा रिश्तेदार है जिसका नाम है महताब। दरअसल महताब की वजह से मैं मादीपुर का अपना घर बेच करके वजीराबाद गांव में रह रहा हूं। उसी की वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं हूं। दरअसल मैं महताब को इस दुनिया से हटाना चाहता हूं। महताब को जब इस दुनिया से हटाने की बात कहता है, आसिफ के दोनों दोस्त भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद से आसिफ अपने दोनों दोस्तों के साथ मिल करके एक सही मौके का इंतज़ार करने लगता है, पर यह मौका आसिफ को कभी मिलता ही नहीं है, क्योंकि आसिफ को समझ में नहीं आता है कि वो महताब से कांटेक्ट कैसे करे। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन रात्रि के वक्त जब आसिफ अपना काम निपटा करके घर आ रहा था, तभी वजीराबाद पुलिया के पास एक महिला उसे दिखाई देती है। करीब रात्रि के 12 बजे के आसपास। वहाँ पे कोई मौजूद भी नहीं था। वो महिला जो देखने में बेहद ही खूबसूरत। उस महिला को जब आसिफ देखता, अपनी गाड़ी को रोक देता है और फिर थोड़ी देर के बाद अपनी गाड़ी से निकलकर उस महिला के पास जाता है और काफ़ी हिम्मत जुटा करके उससे पूछता है कि इतनी रात को तुम यहाँ पे कर क्या रही हो और तुम्हारा नाम क्या है। आसिफ जैसे इस तरह की सवाल करता है, वो महिला रोना धोना शुरू कर देती है और रोते हुए आसिफ से कहती है कि मेरा नाम परवीन जहाँ है और मैं भजनपुरा की रहने वाली हूँ। दरअसल मैं अपनी ज़िंदगी से इस प्रकार से तंग आ चुकी हूँ कि मैं अपने आप को ख़त्म करना चाहती हूँ। जब इस तरीके की बात कहती है तो आसिफ उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बताओ। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। अपने आप को ख़त्म कर लेने से कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना कम हो जाएगी। परवीन कहती है कि दरअसल 3 साल पहले मेरे पति की मौत हो चुकी है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। जहाँ तहाँ मजदूरी कर थोड़े बहुत पैसे कमा कर अपने बच्चों को पालने की कोशिश तो कर रही हूँ, पर अब समय ऐसा आ गया है कि मैं अपने बच्चों को वक्त पे खाना भी नहीं दे पा रही हूँ। इसीलिए मैं अपने दोनों बच्चों को घर पे छोड़ आई हूँ और यहाँ पे अपने आप को ख़त्म करने के लिए आई हूँ। परवीन जब अपनी पूरी कहानी आसिफ को बताती है, आसिफ परवीन को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और उसी रात को अपने घर पे लेके पहुँच जाता है। लेकिन आसिफ जब परवीन को लेकर अपने घर पे पहुँचता है, इधर आसिफ की पत्नी जब परवीन को देखती है, देख करके भड़क जाती है और फिर अपने पति से पूछती है ये महिला कौन है। आसिफ भी परवीन की पूरी कहानी अपनी पत्नी को बता देता है। आसिफ की पत्नी उसे समझाते हुए कहती है कि इसे इसी वक्त ही इसके घर पे लेकर के जाओ, क्योंकि इसके दोनों बच्चे घर पे अकेले पड़े होंगे। उसी रात को आसिफ परवीन को लेकर भजनपुरा उसके घर पे जाता है। परवीन को उसके घर पे छोड़ता ही नहीं है, बल्कि मदद के तौर पे उसे 1000 रुपया भी दे देता है। उसके बाद से आसिफ अपने घर चला आता है। लेकिन आसिफ जब अपने घर पे पहुंचता है, उसके बाद से आसिफ की नज़रों के सामने परवीन की खूबसूरती नज़र आने लगती है।
दरअसल आसिफ कहीं ना कहीं परवीन को पसंद कर लेता है और फिर अब आसिफ परवीन को मदद करने के बहाने अक्सर उसके घर पे ही नहीं जाता है, बल्कि परवीन के नज़दीक भी जाने की कोशिश करने लगता है। इधर परवीन भी जो अकेले तन्हा अपनी ज़िंदगी काट रही थी, परवीन भी अपने आप को नहीं रोक पाती है और आखिरकार एक दिन परवीन और आसिफ के बीच में अवैध संबंध बन जाता है। उसके बाद से अब आसिफ परवीन से मिलने के लिए अक्सर भजनपुरा जाना शुरू कर देता है, लेकिन भजनपुरा आसिफ के लिए सेफ जगह नहीं था। इसीलिए कुछ महीने के बाद आसिफ परवीन के लिए शास्त्री पार्क में एक किराए का कमरा दिलवा देता है और फिर वहीं पे जाकर परवीन से मुलाकात करने लगता है। जब दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं, एक दिन आसिफ परवीन से कहता है कि मैं तुम्हारा इतना मदद किया हूँ, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? परवीन भी आगे पीछे बिना कुछ सोचे समझे उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बताओ तो सही करना क्या है। आसिफ कहता है कि दरअसल मादीपुर का रहने वाला एक मेरा रिश्तेदार है जिसका नाम है महताब खान। मैं उसकी वजह से काफ़ी जलालत हुआ हूँ और इसीलिए मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता हूँ। दरअसल मैं महताब को इस दुनिया से हटाना चाहता हूँ। जैसी इस तरह की बातें कहता है, परवीन उसे कहती है कि इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। आसिफ उसे समझाते हुए कहता है कि तुम महताब को अपने प्रेम जाल में फंसाओ, एक बार अगर तुम्हारे काबू में आ गया उसके बाद से मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। परवीन इसके लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद से आसिफ तौहीर खान के नाम पर एक फर्जी आईडी लेकर के एक सिम खरीद कर लाता है और फिर उस सिम को अपने ही मोबाइल में डाल करके परवीन को दे देता है, साथ ही साथ महताब का नंबर भी दे देता है। इधर परवीन को जैसे ही महताब का नंबर मिल जाता है, उसके बाद से एक दिन परवीन महताब के नंबर पर फ़ोन करती है और रॉन्ग नंबर के ज़रिए उससे बातचीत करती है। बातचीत इतने बेहतर तरीके से करती है कि महताब को भी कहीं ना कहीं परवीन की बातें पसंद आ जाती है। उसके बाद से परवीन और महताब के बीच में अक्सर बातचीत होना शुरू हो जाता है। जब 1 महीने का समय गुजरता है, इधर महताब परवीन से मिलने के लिए बेताब उठता है। परवीन भी उसे मिलने के लिए एक समय दे देती है और फिर पंजाबी बाग के मेट्रो स्टेशन पर बुलाती है। पहली बार जब दोनों की मुलाकात होती है, महताब जब पहली बार परवीन की खूबसूरती को देखता है, देखते ही उस पर फिदा हो जाता है। परवीन को होटल में लेकर के जाता है और उसकी बेहतर तरीके से खातिरदारी भी करता है। उसके बाद से मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब दोनों एक दूसरे से मुलाकात करना शुरू करते हैं, आखिरकार वो समय भी आ जाता है जब महताब और परवीन के बीच में भी संबंध बन जाता है। उसके बाद से ये सिलसिला लगातार शुरू हो जाता है। इधर परवीन को जब पूरा यकीन हो जाता है कि महताब अब उसके कब्जे में आ चुका है, एक दिन परवीन आसिफ से कांटेक्ट करती है और कहती है कि आगे क्या करना है जल्दी से बताओ। आसिफ कहता है कि 3 अगस्त को उसे फ़ोन करके शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन पर बुलाओ। जैसे ही वो आएगा उसके बाद आगे क्या करना है मैं खुद ही देख लूँगा। सेम ऐसे ही 3 अगस्त को करीब 10 बजे के आसपास परवीन महताब के नंबर पर फ़ोन करती है और शास्त्री पार्क मेट्रो पर मिलने के लिए उसे बुलाती है। इधर महताब जब परवीन से मिलने के लिए अपने घर से निकलता है, इससे पहले ही आसिफ अपने दोनों दोस्त जाहिद और शाहरुख को अपने कार में लेकर के शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन पे करीब 12 बजे के आसपास पहुंच जाता है और वहां पे महताब का आने का इंतज़ार करने लगता है। करीब 1:30 बजे के आसपास जब महताब मेट्रो स्टेशन पे पहुंचता है, परवीन के नंबर पे फ़ोन करता है कहाँ पे मिलना है। परवीन उसे इशारा देते हुए कहती है कि सामने जो गाड़ी खड़ी है उसके साइड से होकर के आओ, मैं सामने मिल जाऊँगी। आफ्ताब जैसे ही उस गाड़ी के बगल से होकर गुजरने की कोशिश करता है, तभी उस गाड़ी के पिछले सीट पर बैठे हुए आसिफ के दोनों दोस्त शाहरुख और जाहिद गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं और झटके से आफ्ताब को गाड़ी के अंदर खींच लेते हैं और सबसे पहले उसका मोबाइल छीन लेते हैं और साथ ही साथ उसके सामने रिवॉल्वर तान देते हैं और धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश किया तो यहीं पे ढेर कर देंगे। आफ्ताब भी डर के मारे कुछ भी नहीं बोलता है और आसिफ वहाँ से मेरठ की तरफ गाड़ी रवाना कर देता है। जैसे ही गाड़ी शहर से बाहर निकल जाती है, उसके बाद से आसिफ गाड़ी रोक देता है, ड्राइविंग सीट पे जाहिद को बिठा देता है और खुद पिछली सीट पर आकर बैठ जाता है और पिछली सीट पे आसिफ अपने दोस्त शाहरुख के साथ मिल करके आफ्ताब की बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर देता है। इधर आफ्ताब जब दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो चीखने चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि आफ्ताब चीखने चिल्लाने की कोशिश करता, आसिफ अपने गाड़ी के अंदर रखे रस्सी को उठाता है और रस्सी को आफ्ताब के गले में लगाकर तब तक जोर से खींचता है
जब तक आफ्ताब की सांसें नहीं रुक जाती है। आफ्ताब की जैसे ही मौत हो जाती है उसके बाद से अपने ही गाड़ी के अंदर से बोरी निकालता है और उसी बोरी में आफ्ताब की डेड बॉडी को पैक कर देता है और उसी रस्सी से उसका मुंह बांध देता है। उसके बाद से ये तीनों मिलकर के आफ्ताब की डेड बॉडी को इसी खतौली के गंग नहर में ले जा करके फेंक देते हैं। साथ ही साथ आफ्ताब का मोबाइल भी स्विच ऑफ करके उसी गंग नहर में फेंक देते हैं। उसके बाद से आसिफ अपने दोनों दोस्तों के साथ घर पे पहुंच जाता है और फिर जा करके परवीन से मुलाकात करके उस मोबाइल से सिम को निकालता है और सिम को तोड़कर फेंक देता है। साथ ही साथ उस मोबाइल को भी हमेशा के लिए बंद कर देता है। वाकई में आसिफ जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस आसिफ के ही तहरीर पे उसके बताए हुए जगह पर लेकर जाती है और फिर गंग नहर के अंदर कई सारे गोताखोरों को नीचे उतारती है। काफ़ी देर तक गोताखोर कोशिश तो करते हैं, लेकिन बावजूद इसके आफ्ताब की डेड बॉडी पुलिस को बरामद नहीं होती है। उसके बाद से पुलिस आसिफ के तहरीर पे उसकी प्रेमिका परवीन और उसके दोनों दोस्त जाहिद और शाहरुख, इन तीनों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।